हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी की भारी मांग पर सेकंड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को कंटिन्यू किया जा रहा है। इसमें एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए जाएंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में रिपीटेड हैं, जो कि 98% चांसेस है यही क्वेश्चन आएंगे। और जो मैंने कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अर्ली मॉडर्न यूरोप 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे, वही पेपर में आए थे। जिन बच्चों ने वीडियो देखी थी वो अच्छे से चीजों को अटेम्प्ट करके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बात की जाएगी जलमंडल। आपके पेपर में आपको 6-7 टॉपिक दिए जाएंगे। कहा जाएगा कि आपको इसे 25 शब्दों में समझाना है व्याख्या करके। जलमंडल होता क्या है? जलमंडल में महासागर, झील, नदियां, ग्लेशियर, उन सब का जल एकत्रित होता है। आप सब जानते हो कि जल ही जीवन है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो इसमें क्या है कि पृथ्वी का सारा पानी शामिल है, यानी जो पृथ्वी है उस पे पूरे अर्थ पे जितना भी पानी है वो जल मंडल के अंतर्गत आता है। चाहे वो ग्लेशियर का पानी हो, चाहे वो झीलों का पानी हो, चाहे वो महासागरों का पानी हो, चाहे वो नदियों का पानी हो। अगर बात की जाए, ये ग्रह की जलवायु, मौसम के पैटर्न और भूवैज्ञानिक प्रक्रिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जलमंडल जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कभी बारिश होती है, आप देखते हो ना मौसम के आधार पे बारिश वगैरह होना, तो ये एक आप बोल सकते हो मौसमी पैटर्न, मौसम पर आधारित पैटर्न माना जाता है, मौसम पर निर्भर माना जाता है। अभी क्या है, जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये बताइए जरा, कोई व्यक्ति भोजन के बिना एक पल जीवित रह सकता है? आप कल्पना कर सकते हो, परंतु पानी के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव माना जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उसका सही तरीके से संचालन करने के लिए पानी यानी जल की आवश्यकता पड़ती है। जलमंडल, अब देखो दुनिया भर में पारिस्थितिक तंत्र, कृषि। अब मुझे जरा ये बताइए कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है? खेती करने के लिए जल चाहिए, हमें पीने के लिए जल चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में भी पड़ती है। एग्रीकल्चर के लिए भी जल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात की जाए, यहाँ पे मानव सभ्यता को प्रभावित करता है, जिससे कि यह पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है। अगर बात की जाए एंशिएंट टाइम की, मन में प्रश्न आया मैम एंशिएंट टाइम की बात क्यों कर रहे हैं? प्राचीन समय में ज्यादातर लोग नदियों के पास रहना क्यों पसंद करते थे? इसलिए ताकि उन्हें जल प्राप्त हो सके, ताकि वो अपने जीविका को सही तरीके से संचालित कर सके। यानी जल शुरुआत से ही हमारे जीवन के लिए आवश्यक तत्व माना जाता है। इसी को जलमंडल कहा जाता है। बस इन शब्दों को आप अच्छे से बता दीजिएगा एक्सप्लेन करके। अब है समस्थिति। अगर बात की जाए समस्थिति का मतलब क्या है? सम मतलब समान स्थिति। मन में ये आया, एकदम सही बोल रहे हैं आप। स्वविनिमित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके द्वारा जीवन, अब देखो जीवित जीवन में बदलाव आता है। मन में प्रश्न आया मैम इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं समझ आया। हमारे बॉडी में कई सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट, लंग, यानी जो लंग्स है यानी जो फेफड़े हैं उनका कार्य अलग होता है, हृदय कार्य अलग होता है, आमाशय का कार्य अलग होता है, श्वास नली का कार्य अलग होता है। तो मन में आया मैम ये क्या है? यानी कि हमारा शरीर जो है वो बाहरी रूप से प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया का मतलब कभी कभी जब आप ज्यादा खा लेते हो तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हो आप? अम्ल और क्षार की मात्रा बढ़ने के कारण ये कार्य होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लेते हो? इनो लेते हो। तो इसमें बता रखा है आपको कि समस्थिति यानी ऐसी स्थिति देखने के लिए जिसके द्वारा जीवित जीवन में बाहरी परिस्थिति यानी बाहरी कार्य से आपके परिस्थिति को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है के साथ तालमेल बिठाते हुए आंतरिक क्रिया। देखो ध्यान सुनिए, आपकी बॉडी हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ऑर्गन, जो अंदर के बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी क्या है? उनकी स्थिति बनाए रखना होता है। अब मान लीजिए कोई इंसान देखने में हमें एकदम ठीक लगता है, परंतु उसका स्वास्थ्य क्या पता खराब हो, तो इसे बोलते हैं सम स्थिति। यानी इसका मतलब क्या है कि सम स्थिति को बनाए रखना, यानी अपने आप में जो आपकी बॉडी पार्ट्स हैं, अंग हैं, उनका सही तरीके, सुदृढ़ तरीके संचालित होना, कार्य करना, ये होता है इसके अंतर्गत।
आगे समझते हैं इसके बारे में, घास स्थल के बारे में। घास स्थल होता क्या है? आप देखोगे जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो घास स्थल पर ही निर्भर रहते हैं। उनकी जीविका का हम बोल सकते हैं एकमात्र साधन जो है घास स्थल देखने के लिए मिलता है, जो कि अत्यंत आवश्यक होता है। घास का क्षेत्र अगर बात की जाए, घास वाले क्षेत्र को सवान भी कहा जाता है, स्टेपी क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी हरे भरे घास के मैदान को स्टेपी क्षेत्र तथा घास का मैदान तथा घास स्थल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पे आप देखोगे पेरी या फिर सवाना भी कहा जाता है के रूप में जाना जाता है, बायोम भी कहा जाता है। किसे? घास स्थल को कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि भूमि के विशाल हिस्से में घास और अन्य शाकाहारी पौधों का प्रभुत्व है। यानी अगर बात की जाए कि जो ये भूमि का प्रमुख हिस्सा है, जो विशाल हिस्सा है, विस्तृत हिस्सा है, इस पे सबसे ज्यादा अगर देखा जाए प्रभुत्व किसका दबदबा है, कहीं ना ये बोल सकते हैं कहीं ना कहीं पौधों का प्रभुत्व देखने के लिए मिलता है। घास स्थल, अब ध्यान से सोचिएगा आप कि घास स्थल किस तापमान पे सबसे ज्यादा बेहतरीन घासें या फिर पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं। जहां पर अगर ज्यादा ठंड होगी वहां पर आप देखोगे क्या, एक बंजर इलाका देखने के मिलेगा, पेड़ पौधे कम देखने के मिलेंगे। अगर ज्यादा ही उच्चतम तापमान होगा, ज्यादा ही गर्मी होगी, तो भी पेड़ पौधे आपको हरियाली कम देखने के लिए मिलेगी। परंतु अगर मध्य होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, नॉर्मल टेम्परेचर होगा, तो वहां पे हमें विशाल जो है श्रृंखला में घास के स्थल देखने के लिए मिलते हैं, सवाना देखने के लिए मिलते हैं, वायोम देखने के लिए, तीनों का ही मतलब घास स्थल होता है। इसमें कुछ पेड़ पौधे तथा झाड़ियां भी होती हैं। अगर बात की जाए क्या घास स्थल में सिर्फ घासें होती हैं, तो यहाँ पे झाड़ियां देखने को, पेड़ पौधे देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो ये होता है इसके अंतर्गत। ये पार्श्विक तंत्र आमतौर पर मध्य वर्षा, यानी मध्य वर्षा, ना ज्यादा तेज वर्षा हो ना ज्यादा ही कम वर्षा हो, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वर्षा नॉर्मल होती हो, हम बोल सकते हैं कंट्रोल में होती हो, यानी होती हो वर्षा। मध्यम उच्चतम तापमान वाले क्षेत्र में पाया जाता है, यानी पार्श्विक तंत्र उस तंत्र में, यानी हमें वहां पे ज्यादा हरियाली देखने को मिलेगी जहां पर वर्षा माध्यमिक होती है, ना ज्यादा कम और ना ही ज्यादा होती है। अब बात की जाएगी भूनमीकरण। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से लोगों को शेयर कीजिए। अगर बात की जाए यहाँ पे भूनमीकरण क्या होता है, ये टॉपिक आएगा आपका। तो भूनमीकरण से तात्पर्य भूमि संसाधन की गुणवत्ता से है, यानी भूमि की क्या गुणवत्ता है, क्या भूमि उपजाऊ है या नहीं है। अगर हमें मान लीजिए कि अच्छी खेती करनी है, अच्छी उपज उत्पन्न करनी है, अच्छा एग्रीकल्चर करना है, तो उसके लिए भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखना और उसे बढ़ाना अत्यंत आवश्यक होता है। ये भूनमीकरण क्या है कि संसाधनों की गुणवत्ता में गिरावट आ रहा है, यानी उसमें क्या आप देखोगे कि जो उसकी गुणवत्ता है, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें क्या कमी देखने के लिए मिल रही है, जो कि अक्सर जो है मानवीय गतिविधि जैसे वनों की कटाई और आश्रित कृषि, ये जो मानव है, मानव कहीं ना कहीं अपने लोभ लालच के कारण जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, जो ये प्राकृतिक संसाधन है, उसका ह्रास करता जा रहा है और इतना ज्यादा ह्रास कर रहा है जिसके वजह से ये डर है कि कहीं ये जो भूनमीकरण की प्रक्रिया ऐसी आगे बढ़ती रहेगी तो दिक्कत मानव को ही होगी। ओजोन परत में देखने के लिए मिलेगा, ओजोन परत में क्षय देखने के लिए मिलेगा, यानी ओजोन परत में छेद होगा। अगर ओजोन परत में ऐसे ही छेद होता रहेगा, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती रहेंगी, तो ऐसी कंडीशन में पराबैंगनी किरणें आएंगी जिससे कि स्किन कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। इसमें क्या आप देखोगे कि कृषि पद्धति, शहरीकरण और खनन और उद्योग। अब ये जो कृषि पद्धति है, यानी हम जो शहरीकरण की प्रक्रिया की ओर जा रहे हैं, शहरों की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जो पुरानी पहचान है, जो ये ग्रामीण क्षेत्र में आकर खेती की जाती है, वो कहीं ना कहीं खेती को कहीं ना कहीं संसाधनों का ह्रास करते जा रहे हैं, पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं। अब ये जो है बहुत ही बेकार चीज है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो ये एरिया है जहाँ पे मान लीजिए पेड़ पौधे, वहां पे हटा के इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं, उसे वहां पे हम कहीं ना कहीं उद्योग की स्थापना कर रहे हैं। इसके परिणाम सब ये हो सकता है कि गिरावट विभिन्न रूपों से प्रकट हो सकता है, जिससे कि मिट्टी का कटाव होगा। अब मन में प्रश्न आया, मैम मिट्टी का कटाव क्या होता है? ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मिट्टी की, यानी उनकी जो रूट्स होती हैं, जो उनकी टॉप रूट होती है, वो मिट्टी से जुड़ी होती है। और जो मिट्टी के पोषक तत्व से जुड़े होने के कारण जब हवा, आंधी या फिर बाढ़ जैसी आपदा आती है तो वो उसे रोके रहते हैं मिट्टी को। परंतु अगर ये पेड़ नहीं रहेंगे तो मिट्टी का कटाव होगा, यानी मिट्टी उड़ के कहीं और चली
जाएगी, जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता में कमी देखने के लिए, मिट्टी में क्षय देखने के लिए मिलेगा। तो मिट्टी का कटाव हो सकता है और कमी, मरुस्थलीकरण और लवणीकरण और प्रदूषकों के द्वारा। अगर बात की जाए, ये जो पेड़ पौधे हैं इनके वजह से ही तो हम स्वस्थ रहते हैं। ये जो पेड़ पौधे हैं यही तो हमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन देते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेते हैं, है ना। आप देखोगे क्या करते हैं वो, यानी जो ये कहीं आप बोल सकते प्रदूषण है उसे रिड्यूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं। ये जो हमारा पृथ्वी है उस पर संतुलन बनाए रख रहे हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य कर रहे हैं। तो अगर इन्हें काटने से दिक्कत हमें ही आने वाली है, तो ये ऐसे करके चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है। अब आगे समझते हैं जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है। यानी जीवाश्म ईंधन, मन में प्रश्न आया मैम ये होता क्या है। जीव मतलब जीवों के ईंधन के रूप में उन्हें उपयोग करना, यानी जो जीव आप देखोगे मर जाते हैं, ऐसे मान लीजिए मान लो कोई जीव है, ऐसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे जो है सड़ गल जाते हैं, या कोई जीव मर जाता है, सड़ जाता है, उसके बाद वो मिट्टी में समा जाता है, उसे परत पर लेयर पे लेयर चढ़ती जाती है और हजारों सालों के बाद वो एक जीवाश्म ईंधन बन जाता है। इसी को बोला जाता है जीवाश्म ईंधन, समझिए इसे। अभी क्या है, जीवाश्म ईंधन प्राचीन जीव, प्रमुख रूप से पौधे हो गए चाहे सूक्ष्म जीव हो गए, सूक्ष्म जीव यानी जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, उसे सूक्ष्म जीव कहा जाता है। के अवशेषों से बने प्राकृतिक संसाधन जो कि लाखों सालों पहले रहते थे। अब जो है यह ईंधन जिसमें कोयला, तेल, पेट्रोलियम अगर बात की जाए, इसी से क्या बनता है, कोयला बनता है। अब देखिए अगर बात की कोयला हो गया, तेल यानी पेट्रोल बनता है, कैसे बनता है, अगर बात की जाए कोयले की, तो 300 मिलियन वर्ष के बाद जो है पेड़ पौधे, एकदम मान लीजिए इतने टाइम के बाद जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर सूक्ष्म जीव हैं वो मर गए हैं, तो 300 मिलियन वर्ष के बाद कोयले का निर्माण होता है। तो यानी आप देख सकते हो कि कितने टाइम के बाद इसका निर्माण होता है। ऐसे होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बनता है, मन में प्रश्न आया। मान लीजिए जो जल में जीव रहते हैं, समुद्र में क्या पेड़ पौधे नहीं होते हैं, यानी जो समुद्र में पेड़ पौधे हैं और जो बड़ी मछलियां, छोटी मछलियों को खा जाती हैं, उनके अवशेष जो जीव मर जाते हैं पानी के अंदर, वो उसके बाद वो आप देखोगे सड़ गल जाते हैं, यानी कि समुद्र के तल के नीचे जाके समा जाते हैं, सट जाते हैं, और फिर आप देखोगे लाखों करोड़ों साल के बाद पेट्रोल का निर्माण होता है। वो कच्चा पेट्रोल होता है, उससे बाद में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा सही तौर पर पेट्रोल बनाया जाता है। इसमें क्या है, गैसीय ईंधन जो कि जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, क्योंकि ये लाखों, अब देखो लाखों वर्षों से पृथ्वी के तल के भीतर होते हैं, गहरे दबे कार्बनिक पदार्थ के अपघटक होते हैं और ये परिवर्तन से बनते हैं। यानी ये नहीं कि हमने जो कच्चा पेट्रोल लिया उसे यूज कर ले, उसमें क्या है अब रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाएगा। इसी प्रकार से कोयले के अंदर भी अपशिष्ट पदार्थों को निकाल के शुद्ध जो है कोयले के रूप में, कोलतार के रूप में उपयोग किया जाएगा। अब क्या है, कोयला उन पौधे हो गए, कोयला उन पौधों के अवशेष से बनता है जो कि लाखों वर्षों से दबे होते हैं। जो मैंने आपको बताया कि कोयला क्या है, उनसे बनता है जो पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं, दब जाते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण गिर जाते हैं और लाखों वर्षों के बाद दबे होने के कारण, तापमान के कारण, उसके बाद जो है कोयले का निर्माण हो जाता है। और उच्च दबाव के कारण, देखो गर्मी के कारण, उसके अधीन होने के बाद कोयले का निर्माण होता है। तेल और प्राकृतिक गैस, समुद्र जीव, मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल किस प्रकार से समुद्री जीवों के मरने के बाद, उनके अवशेषों के बाद बनता है। ये भी लाखों सालों के बाद इसका निर्माण होता है, लाखों वर्षों के बाद। आप देखोगे समुद्री, अब देखो जो समुद्री जीवों के अवशेष से बनता है, जो कि आप देखोगे अभी क्या है, तलछट। तलछट मतलब क्या है, समुद्र के तल के नीचे वाला एरिया, नीचे वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, उसके नीचे आके दबे होते हैं और गर्मी और दबाव के कारण सामान्य प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये पेट्रोल के रूप में प्राप्त होते हैं। अब यहाँ क्या है, जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय है। गैर नवीकरणीय मतलब यानी कि आप देखोगे कि ये संसाधन, जिसका अर्थ होता है सीमित है, यानी ये हमारे पास, आप ये मानिए कि हमारे पास बहुत ज्यादा है, ये सीमित है, अगर हम इसे ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये समाप्त भी हो जाएगा। इसीलिए जीवाश्म ईंधन का सही तरीके से उपयोग किया जाता है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी वो प्राप्त हो सके, वो भी इसका लाभ उठा सके। इसीलिए जीवाश्म ईंधन का सही तरीके से उपयोग करना अत्यंत आवश्यक होता है।
अब देखिए ये क्या है, गैर नवीकरणीय, यानी एक होता है नवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन का मतलब वो संसाधन जो कि हमारे पास भरपूर होता है, उसका जितना उपयोग करें वो और बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी नॉलेज, आप जितना अपने ज्ञान को बढ़ाओगे वो और बढ़ता जाएगा। सूर्य का प्रकाश जितना उपयोग करोगे वो कभी कम नहीं होने वाला, हवा कभी समाप्त नहीं होने वाली। इसी को बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन, यानी हमारे पास ये भरपूर है जिसका जितना उपयोग करे वो समाप्त होने वाला नहीं है। परंतु गैर नवीकरणीय, जिसे बनाने में लाखों करोड़ों सालों का समय लग जाता है, अगर उसका उपयोग करें तो वो समाप्त हो जाएगा। अब क्या है, उन्हें हम मानव समय के भीतर प्रतिक्रिया के रूप में ही किया जा सकता है। यानी अगर आप ये सोचो कि तुरंत बन जाए तो वो तुरंत बनने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें क्या ये है, बिजली उत्पादन और परिवहन और हीटिंग के द्वारा उद्योग प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा का विशाल प्राथमिक स्रोत माना जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आई है। और जय हिंद, जय भारत।